हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के सेशन में समझेंगे भारत 2025 बुक की एक चैप्टर को, संस्कृति और पर्यटन। यहाँ से लास्ट टाइम भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस थीम को समझना। और आपको पता होगा यू नो डैट इंडिया ईयर बुक की जो रिलेवेंसी है, खासकर यूपीएससी सीएस के लिए, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। तो आप ज़रूर लास्ट टाइम में इस बुक के अपडेशन को पढ़ें। इसमें स्टैटिक्स पोर्शन बहुत दिए गए हैं, बट आई मीन आप जानते हैं कि वो चीज़ें आप स्टैटिक्स से क्लियर कर लेंगे, बट जो अपडेशन है उसको लेकर और उस पर ज़्यादा विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। और यदि आपने यहाँ से अपडेशन कर लिया तो थोड़ा सा इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो इनफैक्ट अगर आपने नहीं किया है तो आप इस सेशन के थ्रू आप ज़रूर समझ लेंगे और आप करने के प्रयास में भी रहेंगे। तो फ्रेंड्स, जो भी कैंडिडेट्स जो न्यू है इस चैनल पे, तो यू कैन ज्वाइन दिस चैनल एंड बहुत सारे यहाँ पे टॉपिक को डिटेल्स में देखेंगे। अभी एग्ज़ाम से पहले तक जो प्रीलिम्स के लिए क्या क्या पिलर्स हो सकते हैं, आई मीन उस पर हम फोकस करने का प्रयास करेंगे। ओके, तो आइए अब समझते हैं इसको। जैसे आप हेडिंग देख चुके हैं, संस्कृति और पर्यटन। तो यहाँ पे देखेंगे, संस्कृति मंत्रालय को देश की प्राचीन संस्कृतियों के धरोहर के संरक्षण और परिरक्षण तथा मूर्त और अमूर्त दोनों ही तरह की कलाओं एवं संस्कृति के संवर्धन जैसे कार्यों का दायित्व मिला है। दोनों रूपों में मिला है। मंत्रालय के प्रशासनिक ढांचे में 5 ब्यूरो शामिल हैं, ठीक है। एंड मंत्रालय के 2 संबद्ध कार्यालय, इसके अलावा 7 अधीनस्थ कार्यालय और 34 जो है वो एक तरह से देखेंगे स्वायत्त संगठन है, जिसमें 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र शामिल हैं। तो जस्ट आपको एक बार देख लेना है कि कितने इसमें कौन कौन से कार्यालय हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है वो हमें जानना है। जैसे मोटे तौर पर यह मंत्रालय संरक्षण के और विकास के लिए कार्य कर रहा है, जिनसे मूर्त सांस्कृतिक विरासत, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और इनकी विरासत शामिल है। ओके, इसके अलावा मंत्रालय पर गांधी जी की विरासत के संरक्षण और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का स्मरण करने और महापुरुषों की जन्म शताब्दियों के आयोजन का भी दायित्व है। यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के माध्यम से राष्ट्रीय महत्व के सभी केंद्रीय संरक्षित स्मारकों का प्रबंधन करता है। तो आपको यू गॉट माय पॉइंट, आपको ये वाला जरूर याद रखना है कि किसके माध्यम से किया जाता है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके बारे में पूर्ण रूप से समझाया गया है। जैसे अमूर्त धरोहर के क्षेत्र में मंत्रालय प्रदर्शन, दृश्य और साहित्यिक कलाओं से जुड़े व्यक्तियों के समूहों, सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह संग्रहालय आंदोलन का समर्थन करता है और राष्ट्रीय महत्व के संग्रहालय इसके प्रशासनिक नियंत्रण में होते हैं। मंत्रालय क्षेत्रीय संग्रहालयों के अनुदान आधार पर बढ़ावा देती है। समान रूप से मंत्रालय अपने संगठनों के माध्यम से कला और साहित्य अकादमी और संगीत नाटक अकादमी जैसे संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों के माध्यम से कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्टता को मान्यता देने में लगा हुआ है। तो ये इसके रेफरेंस में बातें हो रही है। एंड आप यहाँ पे देखेंगे जो पॉइंट हाईलाइट है मैंने उसको पहले ही ऑलरेडी कर दिया है। जैसे भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के माध्यम से मंत्रालय भारत सरकार के सभी अभिलेखों के रख रखाव के लिए जिम्मेदार है। तो ये आपका पॉइंट हो सकता है, अगर खासकर संस्कृति और पर्यटन के संदर्भ में स्टेटमेंट बने तो आपको ज़रूर याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार का इसमें क्या रोल होता है। मंत्रालय सारनाथ, वाराणसी और लेह में स्थित है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये जो मंत्रालय है वो उसका केंद्र स्थल कहाँ कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है सारनाथ में है, वाराणसी में और लेह में स्थित है। मतलब इस संस्थाओं के माध्यम से बौद्ध और तिब्बती संस्कृति की रक्षा और संवर्धन भी करता है। तो आप यहाँ देखेंगे स्पेशली बात हो रही है बौद्ध और तिब्बती संस्कृति की रक्षा की भी। तो ये अपने आप में भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फैक्चुअल चीज़ें हैं बट यहाँ पे आपको ज़रूर
कम से कम आपको जो आपको मंत्रालय है कहाँ कहाँ पे, वाराणसी, सारनाथ और लेह में, ये आपको तीनों पॉइंट्स याद रखने हैं। ओके फ्रेंड्स। एंड इसके अलावा आप देखेंगे बहुत सारे अन्य कार्यालय भी हैं, जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान, अभिलेखीय अध्ययन विद्यालय, भारतीय विरासत संस्थान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एंड एशियाई अध्ययन संस्था। तो बहुत सारे ऐसे संस्था आपको मिलेंगे, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। ओके फ्रेंड्स। एंड अगर नेक्स्ट में बात करूं तो आप यहाँ पे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विभिन्न यूनेस्को सम्मेलनों के कार्यान्वयन और भागीदारी देशों के साथ साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान समझौते करता है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे मैंने वो चीज़ें डाल दिया है, जैसे भारत ने 123 देशों के साथ सांस्कृतिक समझौते किए तथा अगस्त 2024 तक 78 देशों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर हुए। तो ये अपने आप में दिखाता है कि भारत की जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि रही है उसका वैश्विक पटल पर किस तरह से प्रचार प्रसार हो रहा है, और भारत कैसे विश्व राष्ट्र के समक्ष एक तरह से गौरवान्वित भी महसूस कर रहा है। और आए दिन भविष्य में इसकी जो संस्कृति है वो लगभग सारे पृष्ठभूमि पर इसका व्यापक रूप देखने को मिलेगा। साल 2022-26 के लिए मूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया है भारत को। तो ये अपने आप में भी बहुत ही स्पेशलिस्ट हो जाता है। भारत ने जुलाई 2024 में विश्व धरोहर समिति की 46वीं सत्र की बैठक की मेजबानी भी की। तो ये स्टेटमेंट फॉर्म में पूछा जा सकता है। कौन से नंबर है वो इम्पॉर्टेंट है, 46। वर्ष के दौरान कई महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कूटनीतियाँ उपलब्ध हुई। यूनेस्को पहली बार भारत की अध्यक्षता में आयोजित संस्कृति G20 कार्य समूह की बैठकों का ज्ञान साझेदार बना। भारत फर्स्ट टाइम बना है। तो फ्रेंड्स आपको ये वाला पॉइंट्स जरूर याद रखना है। गुजरात के गरबा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया, और ये गरबा जो है यही पूछा गया था 2024 CSE के एग्ज़ाम में। तो इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर हो जाता है जो आपका कल्चरल और टूरिज़्म को लेकर दिया हुआ है। तो इनफैक्ट आप यहाँ पे बेहतर करेंगे और ज़्यादा समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा मैं बात करूँ तो आप यहाँ देखेंगे नेक्स्ट, दीपावली को सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है, दीपावली को 2024-25 की अवधि के लिए यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है दीपावली को। लास्ट टाइम गरबा पूछा हुआ है, तो इनफैक्ट हो सकता है दीपावली को भी पूछ ले, या फिर आपको पहले से प्रिपेयर रहना है कि क्या क्या इसमें इस तरह के अपडेशन हो रहे हैं। इसके अलावा देखेंगे आप तो यहाँ पे देखेंगे कोझिकोड और ग्वालियर को यूनेस्को के रचनात्मक शहर नेटवर्क में साहित्यिक शहर और संगीत शहर के रूप में शामिल किया गया है। कोझिकोड आप देख पाएंगे यहाँ पे। तो कोझिकोड लास्ट टाइम BPSC में भी पूछ लिया गया था 17th BPSC में साहित्यिक शहर को लेकर। एंड ग्वालियर, तो ग्वालियर आप देख पाएंगे यहाँ पे जैसे संगीत शहर के रूप में शामिल है। तो ये जो फैक्चुअल चीज़ें हैं ना आपको याद रखनी है। कोझिकोड केरल में है जो कि साहित्यिक शहर के रूप में नेटवर्क के रूप में एक तरह से यूनेस्को के द्वारा इसको शामिल किया गया है। एंड ग्वालियर को जो संज्ञा दी गई है वो एक तरह से संगीत शहर की। इसके अलावा भारत की 3 डॉक्यूमेंट्री धरोहरें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड्स, तो आप इसको जरूर अच्छे से समझेंगे। भारत की 3 डॉक्यूमेंट्री धरोहरें तुलसीदास की रामचरितमानस, ठीक है, सहृदय लोकलोचन और पंचतंत्र की कहानियों को यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय रजिस्टर में शामिल किया गया है। तो अब पूछा जा सकता है कि भारत की वो 3 कौन सी ऐसी डॉक्यूमेंट्री धरोहर है जिसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। तो इनफैक्ट आपको याद रखना है तुलसीदास की रामचरितमानस, सहृदय लोक यानी लोचन का एंड पंचतंत्र की कहानी को इसमें शामिल किया गया है। तो ये अपने आप में जो लाइन आप देख रहे हैं ये पैरा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स आप इसको अच्छे से
यहाँ पे समझ लीजिए, अदरवाइज आपके पास बुक हो तो ज़रूर आप उसको एक दो बार रिवीजन कर लेंगे। ओके एंड फ्रेंड्स, आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर आप चैनल को फॉलो करते रहे और सब्सक्राइब भी करते रहे। इसके अलावा हम बात करेंगे इसमें आज़ादी का अमृत महोत्सव के बारे में। काफ़ी चर्चा में रहा है और यहाँ पे जो जो पॉइंट्स हैं उसको मैंने यहाँ टिक किया है, तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है और चीज़ों को हम लोग यहाँ पे अच्छे रूपों में इसको समझते जाएंगे। ओके, आज़ादी का अमृत महोत्सव क्या है, इसके बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ लेते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने और प्रगतिशील भारत की सांस्कृतिक और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को याद करने और उसका जश्न मनाने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। तो आपको इनफैक्ट याद रखना है कि ये भारत सरकार की क्या है, एक प्रकार की पहल है, भारत सरकार की पहल है। यह महोत्सव भारत के उन लोगों को समर्पित है जिन्होंने देश को अपनी विकास यात्रा में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज़ादी का अमृत महोत्सव उन सभी की अभिव्यक्ति है जो भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक पहचान के बारे में प्रगतिशील नज़रिया रखते हैं। इसकी औपचारिक शुरुआत 12 मार्च 2021 से हुई। तो इनफैक्ट ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसकी शुरुआत कब हुई। जो स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के लिए 75 सप्ताह पहले शुरू की गई, तब से यह पहल भारत और विश्व भर में अरबों लोगों के जीवन को छूते हुए विस्तार और क्षेत्र में बढ़ता गया। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पे विभिन्न कार्यक्रमों में भारत के लोगों ने विभिन्न जिलों, तहसीलों, ब्लॉक में भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों की भागीदारी देखी गई। भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों ने अमृत महोत्सव से संबंधित कई कार्यक्रम और गतिविधियां में एक तरह से सक्रिय रूप से भाग भी लिया। एंड आप देखेंगे यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर दिया है, तो ये आपके ज़्यादा काम के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसको समझने का आप प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि जो अमृत महोत्सव है, राइट, अमृत महोत्सव के तहत जो कार्यक्रम और गतिविधियाँ आयोजित की गई उनके लिए 5 मुख्य थीम निर्धारित थी और ये 5 मुख्य क्या थीम था वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। पहला थीम था स्वतंत्रता संग्राम, यानी कि जिसमें इतिहास के मील व पत्थर, ठीक है, जो भी नायक हुए आदि पर ध्यान केंद्रित करना। दूसरा, यानी कि एक तो हुआ आपका स्वतंत्रता संग्राम, दूसरा हुआ विचार 75, जो उन विचारों और आदर्शों का उत्सव था जिन्होंने भारत को आकार दिया। तीसरा है उपलब्धि एट द रेट ऑफ 75, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में भारत की प्रगति और विकास को प्रदर्शित किया गया है। चौथा है आपका संकल्प एट द रेट ऑफ 75, जिसका उद्देश्य विशिष्ट लक्ष्यों और उसके उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्धताओं को सुदृढ़ करना। और पांचवा है कार्य एट द रेट ऑफ 75, जिसमें नीतियों को लागू करने और प्रतिबद्धताओं को साकार करने के लिए उठाए गए कदमों पर प्रकाश डाला गया है। तो ये 5 जो थीम है आपके लिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। मैं अगेन बता दूं, पहला थीम है स्वतंत्रता संग्राम, दूसरा थीम है विचार 75, तीसरा है उपलब्धियां एट द रेट ऑफ 75, चौथा है संकल्प एट द रेट ऑफ 75 और पांचवा है कार्य एट द रेट ऑफ 75। तो ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये आपने ऊपर की तरफ देखा और ये वाला जो नीचे वाला बिलो सेक्शन है इनफैक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम की दृष्टि से। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट एक और हम टॉपिक पे बात करेंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत पे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को। आप यहाँ पे देख पाएंगे आज़ादी के अमृत महोत्सव के दूसरे चरण में 9 प्रमुख विषयों की पहचान की गई। 9 कौन कौन से विषय हैं ये आपको याद रखना है। हो सकता है कि आपसे पूछा जाए आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के 9 विषयों में कौन शामिल नहीं है या फिर कौन शामिल है, तो ये अपने आप में भी जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आप देखेंगे जिसमें महिला एवं बच्चे, ठीक है, समावेशी विकास, आप यहाँ पे देखेंगे स्वास्थ्य और कल्याण, जनजातीय सशक्तिकरण, आत्मनिर्भर, इसके अलावा सांस्कृतिक गौरव, एकता,
ठीक है, जल और पर्यावरणों के लिए जीवन शैली जैसे विषय शामिल हैं। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका यहाँ पे देखेंगे 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे 9 विषय दिए हुए हैं और इन 9 विषय को आपको इम्पॉर्टेंट मान के चलना है। मैं अगेन आपको बता दूँ, पहला आपको हो जाएगा महिला एवं बच्चे, जो कि यहाँ पे दिया गया है। दूसरा आपका समावेशी विकास। तीसरा स्वास्थ्य और कल्याण की बात हो रही है। चौथा जनजातीय सशक्तिकरण। पांचवा आत्मनिर्भर। 6 हो जाएगा आपका राष्ट्र गौरव, राइट, एंड 7th हो जाएगा एकता। 8 हो जाएगा आपका जल और 9th हो जाएगा पर्यावरण के लिए जीवन शैली जैसे विषय। तो ये 9 विषय जो है आज़ादी के अमृत महोत्सव के दूसरे चरण के थीम में, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपकी एग्ज़ाम के लिए, 25 मई के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो हमने जाना कि यहाँ पे क्या क्या रिलेवेंसी हो सकता है इम्पॉर्टेंट। एंड एक और टॉपिक पे हम बात करेंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में। अच्छा, इसके अलावा फ्रेंड्स मैं बता दूं तो इसके अलावा वही नाटक अकादमी हुआ, साहित्य अकादमी हुआ, तो वो स्टैटिक्स पोर्शन है। जो अपडेशन है उसको मैंने यहाँ से एक तरह से अलग किया है और उस अपडेशन को हम पढ़ते हुए फिर आगे निकल जाएंगे, राइट। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच संवाद और आपसी समझ को बढ़ाना है। एक तरह से कह सकते हैं कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के सिद्धांत को भी स्थापित करना है या फिर संवाद को ज़्यादा बढ़ावा देना है। जब राज्य और केंद्र सरकार के मध्यस्थता की बात हो रही है, आपसी जो एक तरह से सहमति है, संवाद शैली है, तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को भी डिनोट करता है। तो एक इसका सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये किस मोटिव से काम कर रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे इस मिशन, यह जो मिशन है आप देखेंगे यहाँ देश की विविधता में एकता और उत्सव मनाने और लोगों के बीच पारंपरिक रूप से मौजूद भावनात्मक संबंधों को बनाए रखना और सुदृढ़ करना, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच एक गहरे और संरचित संवाद के माध्यम से राष्ट्रीय एकता के भावना को बढ़ावा देना, दीर्घकालिक जुड़ाव स्थापित करना, ऐसा वातावरण बनाना जो राज्यों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों को साझा करने और सीखने का एक वातावरण बनाता था। राज्य इस कार्यक्रम के तहत भाषा अध्ययन, संस्कृति परंपराएं, संगीत, पर्यटन और भोजन, खेल और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों में सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित करते हैं। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत से जो राज्य और केंद्र के मध्यस्थ जो भी विविधता है वो उसको एक तरह से ज़्यादा परिपक्व बनाना है और उसको एक तरह से ज़्यादा विस्तार भी देना है। इसके अलावा आप देखेंगे गुजरात में माधवपुर मेला, माधवपुर अब आपको लोकेशन मैप में देख लेना है कहाँ पे है, राइट। गुजरात में माधवपुर मेला जैसे कार्यक्रमों के जरिए पूर्वोत्तर को गुजरात से जोड़ने का जश्न मनाते हैं। काशी तमिल संगमम, सौराष्ट्र तमिल संगमम का आयोजन AKAM के अंतर्गत किए जाते हैं। वही है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात हो रही है, राइट। एंड देखेंगे कि प्रमुख जो लक्ष्य हैं लोगों को एक दूसरे से जोड़ना है। तो विभिन्न कार्यक्रम को भी चलाया जा रहा है जिससे एक राज्य से दूसरे राज्य के लोगों के बीच की संवाद को और उनके कनेक्टिविटी को, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को ज़्यादा बढ़ावा मिल सके। ओके, तो यहाँ पे आप जरूर देखेंगे जैसे काशी तमिल संगमम की बात हो रही है, सौराष्ट्र तमिल संगमम की बात हो रही है और गुजरात में जो माधवपुर मेला है उसकी भी यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो फ्रेंड्स याद रखना है आपको। इस पहल के अंतर्गत वितस्ता एवर, ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे एक बुक लिखा हुआ है, लेगेसी ऑफ कश्मीर सबसे नया कार्यक्रम है, राइट। ये कार्यक्रम कश्मीर में चलाया गया है, याद रखना है, वितस्ता द एवर, राइट। लेगेसी ऑफ कश्मीर सबसे नया कार्यक्रम है। इसमें विभिन्न शहरों से गुजरने वाली वितस्ता यानी झेलम से जुड़ी कथाओं का जश्न मनाने की परिकल्पना की गई है। तो झेलम काफ़ी न्यूज़ में है, आप देखेंगे कि लास्ट 2023 में आपसे बुलर झील के लेकर पूछ दिया था क्वेश्चन। तो आई मीन जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके अगर एस्पेक्ट से देखेंगे तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन आपको ये कार्यक्रम का नाम जरूर याद रखना है,
राइट, कि किस शहर में चलाया जा रहा है, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे तो संस्कृति मंत्रालय के तत्वाधान में आज़ादी अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारतीय ज्ञान प्रणाली को समर्पित धारा नामक एक विशेष आयोजन किया गया। धारा क्या है तो आपको ज़रूर याद रखना है, वो खासकर अमृत महोत्सव के समय एक देखेंगे कि वो एक तरह से विशेष आयोजन किया गया है। तो ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के रेफरेंस में बातें की जा रही है। देश के स्वतंत्रता संघर्ष में किलो के महत्व और उनकी अमिष्ट छाप से जुड़ी किलो और कहानियों नामक अभियान भी आयोजित किया गया, जो हमें हमारी जड़ों के निकट लाने का कार्य करता है। परस्पर संवाद और खुले माहौल में कला का जश्न मनाती है। कला को समर्पित सेंट्रल विस्टा में आयोजित कलांजलि नामक एक सप्ताहांत कार्यक्रम नई पहल शुरू की गई है। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे आप देखेंगे धारा और यहाँ पे देखेंगे कलांजलि। ये एक तरह से इस तरह का पहल कार्यक्रम है जिसमें भाषा को लेकर, विविधता को लेकर, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को लेकर, खेल जगत को लेकर, यानी कि अन्य चीज़ें जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाए और लोगों की जो विचार शैली है, लोगों के जो उनके मन में घृण द्वेष हैं, वो सब चीज़ें ख़त्म करके एक नई विस्तार के रूप में इसको देखा जा रहा है। और इससे पूरी तरह से विविधता जो है वो केंद्र और राज्यों के बीच में बेहतर होगी और राज्य से राज्य में भी जो है वो भाषाई विविधता आपको देखने को मिलेगी, लेकिन वो परिपक्व रूप में आप इनफैक्ट वहाँ पे देख सकते हैं। तो कई ऐसे इम्पॉर्टेंट हैं कार्यक्रम जो आपको जानना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये जितना हम लोगों ने भारत यानी इंडिया ईयर बुक 2025 का संकलन को देखा हमने पर्यटन और संस्कृत के रूप में, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है और इनफैक्ट आप PYQs देखेंगे तो आपको इनफैक्ट पता चलेगा कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप इसके आगे देखेंगे तो ललित कला एकेडमी में कुछ खास आपको अपडेशन नहीं मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे एकेडमीज़ मिलेंगे आपको आगे की तरफ जो प्योर स्टैटिक है। यदि आपने 2024-2023 की जो इंडिया ईयर बुक है तो उसमें सेम चीज़ें ये दी गई है। तो जो अपडेशन है इसमें 2-3 पेज में आई थिंक उसको ज़्यादा प्रेफर करने की आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में हमने जाना कि जो आपका संस्कृति और पर्यटन है वो कितना इम्पॉर्टेंट है और उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या क्या इम्पॉर्टेंट अपडेशन इसमें हुआ है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आप इस चैनल पे यदि नए हैं तो आप ज़रूर इस चैनल को फॉलो कर ले। एंड टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है लिंक, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इंडिया ईयर बुक 2025 के लिए आपको कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि बुक नहीं है तो डोंट वरी, आप यहाँ से उसको कवर कर लेंगे। जो भी अपडेशन हुआ है, जो भी लास्ट ईयर क्वेश्चन जिस टॉपिक से आया है उस टॉपिक को हम लोग डील करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।